आपको हीरा के रूप में खोजा है, आपको अगर टिकट मिलता है तो जनता लगभग पता नहीं कहीं काम करेगी, उसके बाद आप क्या कहिए? देखिए, पूरे क्षेत्र में जाते हैं, प्रत्येक गांव में जाते हैं। तरौनी 1 नंबर है हमारे विधानसभा का, वहाँ से 1 नंबर बूथ शुरू होता है, या बहेरी जहाँ पे 200 के बाद बूथ है, और या चले जाइए कंवरकल्ला, अरगांव शरीफ या बैरमपुर या कोई भी गांव चले जाइए, आप तमाम नौजवानों से पूछिएगा तो उन्हें लगेगा कि नहीं, उसके लीडर में एक विजन की स्पष्टता है, वो क्या चाहता है। हमने हर जगह संवाद करके लोगों को बताया है कि हम क्या चाहते हैं, हमने अपना संगठन का निर्माण क्यों किया था, हम संगठन को क्यों चाहते हैं कि संगठन के साथी पटना के फलक पे जाए, दिल्ली के फलक पे जाए और आपके मुद्दों को उठाए। अभी तक जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग, कोई भी पार्टी का अध्यक्ष हो गया, वो राजनीतिक पार्टी के लोग कहीं न कहीं पार्टी के बंधन में आके यहाँ के जनता का जो जेन्यून मांग है रोजगार, उस पर कुछ बात नहीं करते। यहाँ के जो जनता का जो जेन्यून मांग है कि छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई कंपनी लगे, उस पर कोई चिंतन मंथन नहीं करते हैं। तो उन्हें लगता है कि नहीं, अगर अविनाश जी आगे जाते हैं, तमाम नौजवानों को, बुद्धिजीवियों को, जो भी प्रौढ़ वर्ग हैं, उनको धर्म, जाति, पाति, इस सब के बंधन से दूर, उन्हें लगता है कि नहीं, ये विधानसभा में उठाने का काम करेंगे, ये विधानसभा में दहाड़ने का काम करेंगे, बोलने का काम करेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे, और जब विधानसभा में बोलने का काम करेंगे तो हर जगह के तो हमारे इलाके का भी विकास होगा। आप देख रहे हैं रफ्तार 24 लाइव, आपको ले चलते हैं। जैसा कि देखा गया है, राहुल गांधी ने मिथिला क्षेत्र में हीरा की तलाश किए हैं और हीरा में जो अविनाश भारद्वाज खड़े उतरे हैं, इसलिए 10 सालों से जनता के बीच में खड़े हैं, जनता की हर एक समस्या को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस समस्या को उसके साथ कंधे से कंधे हाथ मिलाकर काम करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने सबसे पहले अविनाश भारद्वाज को बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए चुना है। आइए दोस्तों, साथियों, उनसे जानना चाहते हैं जुबानी क्या कहेंगे सर राहुल गांधी के प्रति। देखिए, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। राहुल गांधी जी से तो मुलाकात नहीं हुई, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई, उनको बस सुनने का मौका मिला है। जितना मीडिया में आप लोग सुनते हैं, जितना मीडिया में हम लोग सुनते हैं, वही सुनने का मौका मिला है, उनसे मुखातिब होने का या बातचीत करने का मौका नहीं मिला। लेकिन कभी कभी जब उनकी बातें सुनते हैं कि पिछड़े इलाकों का विकास होना चाहिए, जैसे मिर्दल रिच इलाका है छत्तीसगढ़ या झारखंड, उसमें भी जाके वो मुद्दा उठाते हैं। जैसे हम लोगों का इलाका है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि यहाँ पलायन बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सब मुद्दा हमें लगता है कि आमजन का मुद्दा है, हमारा मुद्दा है, जो दिल्ली में बैठा हुआ कोई लीडर उठाता है, और हम आपके चैनल के माध्यम से इन मुद्दों को उठाने के लिए उनको साधुवाद भी देते हैं। और साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि इन मुद्दों पे हम लोग एक ठोस रणनीति बनाकर काम करने की आवश्यकता है। जब तक हम लोग एक ठोस रणनीति बनाकर काम नहीं करेंगे, तो वही 20 साल में सुशासन की सरकार की बात आएगी और वो कहते रहेगी कि सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन एक भी फैक्ट्रियां नहीं खुलेगी। वही सुशासन बाबू की बात आएगी जो कहते रह जाएगी, लेकिन अगला 20 जो देखिएगा सीट दरभंगा मधुबनी का, एक भी सीट पर में एक भी उम्मीदवार या 17 जो जीते हुए विधायक हैं, उनके विजन में आपको इस बात की स्पष्टता नहीं मिलेगी। हाँ, इस बात की स्पष्टता जरूर मिल जाए कि तमाम जो विधायक हैं, जो सत्ताधारी दल के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अमृत भारत ट्रेन आएगा तो ढोल ढपली के साथ उसका उद्घाटन, उसका शिलान्यास करने के लिए चल देंगे। और हम यही बात कहते हैं कि दिल्ली से लेकर पटना तक के तमाम पॉलिसी मेकर, तमाम बड़े नेताओं को ये बात मालूम है कि अमृत भारत ट्रेन का मतलब है कि यहाँ से मजदूर वर्ग जाए, थोड़ा कम पढ़ा लिखा वर्ग जाए, जो विभिन्न जगह पर में विकास की बात या विकास का जो योजना है उसको आगे बढ़ाने का काम करे। हमारा यही कहना है कि यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों को यहाँ हाथों में रोजगार दो, ताकि यहाँ के लोग पलायन की समस्या से दूर हों, और यहाँ की जो प्रत्येक घर में जो तालाएं हैं, वो तालाएं खुले, फिर से ये समाज मजबूत है। क्या कहेंगे सर, 20 साल से बीजेपी और एनडीए का गठबंधन नीतीश कुमार चला रही है, और तिस्मा भी बिहार के लाल को बाहर में प्रताड़ित किया जाता है, 5 केजी अनाज खिलाकर माँ बहन को ठगा जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, 5 केजी अनाज की बात जहाँ तक है, आप चलिए मेरे साथ किसी भी गाँव में, बगल का गांव है हाबीगढ़ है, बगल का नवादा गांव है, रमोली गांव है, या इधर धेरुक चले जाइए, या इधर चले जाइए, बसकट्टी चले जाइए, हावीडी चले जाइए। और किसी भी गांव में जब हम खड़े होते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पर हम महिलाओं को रोजगार देंगे, 3000 रुपया महीना देंगे, बस 3000 की मैं बात कर रहा हूँ,
उसको 2000 में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो कम से कम उस गांव के 500 महिलाएं आ जाएगी वो 3000 रुपया का काम करने के लिए। स्थिति इतनी दुखद है कि 3000 की नौकरी के लिए एक गांव से 500 एक पंचायत से 500 महिलाएं निकल सकती हैं। तो जब ऐसी स्थिति है, ऐसी विकट स्थिति इस सरकार ने पैदा की है, तो इस विकट स्थिति का जिम्मेवार तो ये सुशासन का 20 साल हुआ ना। 20 साल में जब पूरे देश में विकास हो रहा है, पूरा देश आगे जा रहा है, पूरे देश के हर जगह आप देखते होंगे फैक्ट्रियां लग रही है। गुजरात जैसे राज्यों में फैक्ट्रियां लग रही है, लाखों महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लाखों फैक्ट्रियां लग रही है, हमारे लोग वहाँ जाकर नौकरियाँ कर रहे हैं। तो उस जमाने में 3000 रुपया का लेबर करने के लिए गाँव में 8-8 घंटा महिलाएं काम करने के लिए तैयार है। तो हमें लगता है ये सुशासन का सरकार नहीं, ये तो बर्बादी का सरकार था जो 20 साल में किसी को भी ढंग से रोजगार नहीं दे पाया, आपस में उलझाए रखा और उलझाने के बाद फिर से वो सत्ता की चाह 20 सालों से राज कर रही है और बिहार वासियों को जो है मुंबई में प्रताड़ित किया जाता है। मुंबई में यह कहा जाता है अगर तुम्हें मुंबई का मराठी भाषा नहीं आएगा तो तुम्हें वहां से रगेद दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ का कोई भी एनडीए की सरकार जो गठबंधन में है कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठेला है, ठेला लगाता है तो उसको नोच के फेंक देता है। अगर आपको मराठी भाषा नहीं आता है उस समय ही प्रताड़ित किया जाता है, ट्रेन से बाहर कर दिया जाता है। मिथिलावासी, भारत बिहार वासी आप क्या देख रहे हैं? आपको प्रताड़ित किया जाता है, जहां तहां आपको बेइज्जत किया जाता है 5 केजी अनाज के लिए। आपके यहाँ बहुत बड़ा उद्योग है, चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे अपने देश को तो देखिए, आपका देश सोना है, आपका जो है जो लोकल क्षेत्र है सबसे चांदी है, यहाँ जो है अभ्रक निकलता है, सोना निकलता है, लेकिन उसको छोड़ के 5 केजी अनाज के चलते आप लोग विदेश जाते हैं, गांव से बाहर जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, जिसमें भी आपका भलाई का कोई काम नहीं करता है। अब महाराष्ट्र में आपको प्रताड़ित करता है। कितने जगह देखे सर, यहाँ जो है मैटर ऐसा हुआ है, दरभंगा में गोली मार कर हत्या कर दिया जाता है और यहीं पर बिचुलिया में एक ही भाई को एक ही गाछ पे लटका, फांसी लटका के मार दिया जाता है। कहीं गोली कांड होता है तो कहीं दारू पिलाकर मार दिया जाता है, कहीं बच्चा को जो है मिट्टी में गांध कर और नमक रख के छज्जा रख दिया जाता है। क्या कहेंगे, इतना जो भ्रष्ट हो गया है जिस पर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। अपराध की बात करें, जिस अपराध के मुद्दा को बनाकर ये सरकार आई थी उस समय में तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बचपन था और बिहार में दरभंगा में अपराध नहीं होता था, मधुबनी में अपराध नहीं होता। आज तो दरभंगा में हर दिन आप पेपर उठाइएगा तो किसी न किसी की हत्याएं हो रही है। मधुबनी का पेपर उठाइएगा जो अपेक्षाकृत काफ़ी शांत माना जाता था इलाका, वहाँ भी हत्याएं हो रही है, वहाँ अपराध हो रहा है। दरभंगा शहर में चले जाइए, 2 स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हो गई, पुलिस हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी है। रोज सुनते हैं कि पुलिस का संख्या बढ़ रहा है, लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना चरम पे है कि हर दिन अपराध होते ही जा रहा है। मेरा यही कहना है और यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सरकार है जो पिछले 20 सालों से है, ये अब बूढ़ी हो गई है। इसमें अब ऊर्जा नहीं बचा, इसमें अब एनर्जी नहीं बचा जो यहाँ के जो पौध हैं, जो नौजवान हैं, उसकी महत्वाकांक्षा को आगे ले जा रहे हैं। इसमें कोई ऊर्जा नहीं बचा। ऊपर से नीचे तक रोज देखते हैं न्यूज़पेपर में, रोज देखते हैं अखबार में, सोशल मीडिया पे, फल्ला मंत्री के पास इतना करोड़ रुपया, फल्ला मंत्री के पास इतना जमीन, फल्ला मंत्री के पास इतना पैसा। और बेशर्मी की हद देखिए, किसी मंत्री को नहीं हटाया जाता, किसी विधायक से प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो सुशासन की सरकार जिसमें अपराध चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, एक फैक्ट्रियाँ नहीं लगती है, इस सरकार से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जनता जान रही है, देख रही है कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया गया बिहार में। घोटाला का तो आलम यह है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी बेशर्मी का इंतहा कर रहे हैं। उन पे 50 आरोप लग गया, मर्डर तक का आरोप लग गया, लेकिन वो बैठे हुए हैं वहाँ पे सत्ता में। जितने भी मिनिस्टर हैं उसमें जो भी मुख्य मिनिस्टर हैं उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। सुशासन बाबू के सरकार में अगर ये सब हो रहा है, घोटालों का अंबार लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है जो इन चीज़ों को रोक लगा सके। इन्हीं चीज़ों के विरोध में 2005 में वो मजबूती से जनता का जनादेश लेकर आए और जनता से उन्होंने वादा किया कि ये सब काम हम नहीं करेंगे। फिर से मेरा प्रश्न वही होता है एक नौजवान होने के नाते, कि अपराध चरम पे है, फैक्ट्रियाँ या कोई भी काम हो नहीं रहा है,
तो यहाँ का जो युवा पलायन कर रहा है उसके बारे में क्या योजना है सरकार के पास? अगला 10 साल, अगला 15 साल बाद भी कोई योजना नहीं दिखता। इन सब चीज़ों को नहीं दिखता, तब हमें लगता है कि एक मिथिलावादी आदमी अगर सदन में पहुँचकर इन सब मुद्दों पे बात करे, संवाद करे, जायज़ मुद्दों पे जायज़ बात करे, तो मुझे लगता है कि कोई हल निकल सके। और सबसे खुशी की बात यह है सर, समस्या बिहार में इतना बड़ा है, इतना समस्या हो गया है, और आप 35 साल की एज में आपने इतना लोगों के बीच में खड़े उस समस्या को समझे हैं और उस समस्या से प्रति आप खड़े उतरे हैं। आपने अभी तक शादी नहीं की है, पूरे जनता को समर्पित कर दिए, क्या राज है? देखिए, हम लोग संगठनिक व्यक्ति हैं और संगठनिक व्यक्ति के दिमाग में हमेशा रहता है कि सामाजिक कार्य में कुछ अच्छा हो। आपने अभी चर्चा किया कि हम लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं। सिर्फ रक्तदान शिविर ही कहाँ लगाते हैं? अगर आप सामाजिक क्षेत्र में भी देखिएगा तो पिछले 10 सालों में हमने इस क्षेत्र को एक रास्ता दिखाया, चाहे वो बच्चों के मामला में हो, पढ़ाई लिखाई के मामला में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र के मामला में हो या सांस्कृतिक संवर्धन के मामला में हो। प्रत्येक क्षेत्र में हमने यहाँ के नौजवानों को एक राह दिखाया है। मुझे तो कभी कभी खुशी होती है जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ और किसी नौजवान को देखता हूँ कि अपने जन्मदिन के अवसर पर कोई ब्लड डोनेशन शिविर लगाता है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई कुछ भी करता है, सामाजिक कार्य करता है। तो हम लोगों का काम ये है कि हम लोग सोशल वर्क में आगे बढ़ें, सामाजिक रीति जो सामाजिक सौहार्द जो है उसको आगे बढ़ाने का काम करें, समाज को जोड़ने का काम करें, नौजवानों को आगे लाने का काम करें और नौजवानों को जो ये जो पार्टियां जो विभिन्न तरीके से शोषण करने का काम करती है उसे भी खत्म करने का काम करें। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 20 सीट है दरभंगा और मधुबनी में। 20 सीट में पिछले 20 सालों में किसी भी पार्टी ने किसी नौजवान को टिकट नहीं दी। जो भी देते हैं वो आते हैं अपने कोटा से, अपने पिताजी के कोटा से। उनके पिताजी या माताजी का मृत्यु हो जाता है तो उनको दे देता है। तो मैं कहता हूँ और सवाल भी करता हूँ यहाँ के तमाम नौजवानों से जो विभिन्न पार्टी में काम कर रहे हैं अच्छे अच्छे पोस्टों पर, कि आप देखिए 20 सालों में 4 बार चुनाव होता है, कोई नौजवान को टिकट नहीं देता। क्या आप सिर्फ झंडा उठाने के लिए? क्या ये 20 सीट 50 परिवार के ही कब्जा में रहेगा? आप कहीं का भी विधायक का उठा लीजिए, उनका कोई ना कोई आपको सामाजिक पृष्ठभूमि दिख जाएगा। जिस सामाजिक पृष्ठभूमि, पॉलिटिकल पृष्ठभूमि दिख जाएगा, जिस पॉलिटिकल पृष्ठभूमि या पॉलिटिकल अप्रोच या पैसा के बल पे वो आ जाते हैं। तो हम जैसा नौजवान जो चेतना संपन्न है, जो विभिन्न प्रश्न करता है, विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जाके आवाज़ उठाता है, लड़ाइयाँ करता है, सरकार से मिथिला के हित में मांग करता है, मिथिला के हित की बात करता है, दरभंगा एयरपोर्ट हो, एम्स हो या मिथिला विकास बोर्ड हो, इन सब मुद्दों को उठाने का काम करता है। क्या उसे चुनाव लड़ने का हक नहीं है? क्या उसे सदन में पहुँचने का हक नहीं है? मुझे ही हक नहीं है, बहुत सारे नौजवानों को भी हक है। तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि सबको चिंतन मंथन करना चाहिए। ये नहीं कि पार्टियाँ या पार्टी है या कोई भी पार्टी है वो 20 या 25 या 50 परिवार का बंधुआ मजदूर बन जाए। इन सब से इतर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पर एक विचारवान आदमी का विचार पूरे चारों तरफ जो सुना जा रहा है तो उसमें क्षमता है कि वो आगे की ओर, पटना की ओर जा सके।